हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्फीयर में। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ा हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में, जिसमें हम जो सीजीएल टीयर 2 अभी आपका स्टार्ट हुआ है 18 जनवरी से, उसके एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं उनको हम देखेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम देखेंगे उससे बनने वाले कौन कौन से सवाल हैं, किन से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जिनका भी एग्जाम अभी 20 जनवरी वाला है, यानी कि कल मंडे को है, वो इसको जरूर देख के जाना। तो शुरू करेंगे आज के सेशन को और देखेंगे कि कौन सा सवाल आया था। तो जीएस में अगर आप देखेंगे तो जीएस में आपसे हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो आप सबको पता है कि कुषाण जो थे वो आए थे, और कनिष्क जो था ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो राजा था। और कनिष्क ने ही क्या किया था, दूसरी राजधानी जो है वो मथुरा को बनाई थी। कौन सी थी? मथुरा। तो मथुरा जो है ये दूसरी राजधानी थी किनकी? कुषाणों की। यानी कि पहली राजधानी कौन थी? तो इसका नाम था पुरुषपुर, जिसे आज पेशावर के भी नाम से जानते हैं। तो पुरुषपुर जो थी इनकी पहली राजधानी थी, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर आप यहाँ पर बात करें तो ये यूची जनजाति के थे कुषाण, है ना। अगर कुषाण राजवंश से सवाल पूछा गया है तो जाहिर सी बात है कि जो आने वाली शिफ्ट हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको मैं जो रिलेटेड डेटा बता रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यूची जनजाति से संबंधित थे कुषाण। इनके जो संस्थापक थे उनका नाम था कुजुल कटफिसस। और कनिष्क जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट शासक था। इसी के समय पर जो है वो चौथी बौद्ध संगीति जो है उसका आयोजन किया गया था, है ना। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क ने ही क्या किया था, शक संवत का जो है वो शुभारंभ किया था, जो वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा माना जाता है। ठीक है, भारत सरकार क्या करती है, शक संवत को फॉलो करती है। बौद्ध धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया था। आपको मैंने बताया कि चौथी बौद्ध संगीति इनके टाइम पर हुई थी। कहां पर? कश्मीर में हुई थी, कुंडल वन ग्राम में। ठीक है, कश्मीर में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर ये देखिए कुंडल वन में चौथी बौद्ध परिषद हुआ था। इसके दरबार में अश्वघोष रहते थे, जो कि एक महान दार्शनिक थे, और चरक रहते थे जिन्होंने चरक संहिता भी लिखी थी। ठीक है, तो ये हो गया कुषाणों के और कनिष्क के बारे में। अब यहाँ पर देखिए कुछ राजवंश हैं और उनकी राजधानियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिए। ठीक, तो चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो मौर्य वंश की राजधानी क्या थी दोस्त? मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्त वंश ने भी पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी रखा, जिसको आज के टाइम पर हम क्या बोलते हैं, पटना के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद शक आए थे। शक ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? उज्जैनी को। फिर कुषाण, कुषाण ने पुरुषपुर को बनाया था। इनकी दूसरी राजधानी क्या थी? इनकी दूसरी राजधानी थी दोस्त मथुरा, है ना। क्या थी? मथुरा इनकी दूसरी राजधानी थी। ठीक है, उसके बाद सातवाहन, ये कहाँ पे थे? ये महाराष्ट्र वाले रीजन में थे, गुजरात वाले रीजन में थे, और प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। फिर चोल वंश जो कि साउथ डायनेस्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तंजावुर इनकी राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, और चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। आप सबको पता है चालुक्य तीन थे, बादामी, वातापी और वेंगी, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर पांड्य थे। पांड्य की राजधानी थी मदुरई। उसके बाद हर्ष ने अपनी राजधानी बनाया था कन्नौज को। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, नंद के बाद ही कौन था? मौर्य थे। मौर्य की राजधानी भी क्या थी? पाटलिपुत्र ही थी। कदम वंश के जो राजधानी थी वो वनवासी थी। कलचुरी जो एक आपने सुना होगा नाम इसका बहुत बार, त्रिपुरी इसकी राजधानी थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम्स में। ठीक, उसके बाद पाल वंश, राष्ट्रकूट और सेन, ये तीनों हैं। इनको आप देखेंगे तो पाल की राजधानी जो थी ये मुंगेर पहले बनाई गई, बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ कर ली? नालंदा कर ली। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश आता है। मान्य खेत इनकी राजधानी थी, और सेन वंश की राजधानी थी नाडिया या फिर नदिया। इसको हम कहीं कहीं पर ये हमें नाडिया के नाम से भी मिलता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्ट में। ठीक, चलिए उसके बाद आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो मतदाता दिवस जब संविधान लागू हुआ उसके एक दिन पहले, ऐसे याद कर लीजिए कि वोट पड़ा था, और उसी दिन हम मतदाता दिवस मनाते हैं। यानी कि
25 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्त? मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 2011 में हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग है, उसकी स्थापना हुई थी कब? 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी 1950 को जब इसकी स्थापना हुई, तो इसीलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को मतदाता दिवस जो है वो मनाते हैं, ठीक है। और कुछ डेट हैं जो आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी जनवरी का अगर पूछा गया है तो जनवरी के और भी पूछ सकते हैं। तो जनवरी में क्या है? युवा दिवस है, ये स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है 12 जनवरी को। फिर भारतीय सेना दिवस है, ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, है ना। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। जलियांवाला बाग जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और उसी की याद में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे आगे, तो मजदूर दिवस जो है, लेबर डे, 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लोग 26 जनवरी मार के आ जाते हैं, लेकिन है ये 26 नवंबर, ठीक है। तो 26 नवंबर को ये संविधान दिवस मनाया जाता है। फिर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये मनाया जाएगा आपका 24 सितंबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद रखने हैं आने वाली शिफ्ट के लिए 20 तारीख की। ठीक, उसके बाद एक डी गुकेश से संबंधित सवाल पूछा गया था, क्योंकि अभी अभी इन्होंने बहुत सारे कारनामे ऐसे किए हैं जो याद रखने योग्य हैं। तो इनसे संबंधित सवाल जो है वो पूछा गया था कि विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था डी गुकेश ने, है ना। किसने जीता था? डी गुकेश ने जीता था। और हराया किसको था? तो उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक ओब्दू सत्तोरोव को हराया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और जब इन्होंने जीती थी तो इनकी उम्र कितनी थी? 16 वर्ष की आयु थी इनकी। अभी हाल ही में इनको क्या दिया गया? खेल रत्न भी प्रदान किया गया, ठीक है। इनको खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, और विश्व चेस चैंपियनशिप जीतने वाले ये दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो है वो बन चुके हैं। उसके बाद सेंसस, ये कभी नहीं छूटता है, जनगणना। और यहाँ से आपको आने वाले शिफ्ट में भी 101% क्वेश्चन मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो पूछा गया था कि साल 2011 की जो जनगणना थी, उसके अनुसार भारत की जो दशकीय वृद्धि थी वो कितनी थी? दशकीय वृद्धि मतलब 10 साल में जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ गई? तो ये जो दशकीय वृद्धि थी दोस्त, ये थी 17.64%। कितनी थी? 17.64% थी, ठीक है। ये क्या थी? भारत की दशकीय वृद्धि, यानी कि जो भारत की जनसंख्या थी वो 17.64% क्या हुई? 2001 से 2011 के बीच में बढ़ गई, है ना। उसके बाद अगर आप देखें, यहाँ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड होने वाली है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप डायरेक्टली ये ले सकते हैं और वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो आप याद रखेंगे कि भारत का ये सारे डेटा जो है क्या है? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। वर्तमान में कोई नहीं जाएगा, ठीक। तो लिंगानुपात यानी कि जो सेक्स रेशियो है वो भारत का कितना है? तो 943 प्रति 1000, है ना। मतलब ये सेक्स रेशियो क्या होता है? ये फीमेल रेशियो मेल होता है ना। क्या होता है? फीमेल रेशियो मेल होता है, यानी कि 943 महिलाएं कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर भारत में हैं। 2001 में ये कितना था? 933 था। उसके बाद सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का है, 877। और सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का है, 1084। फिर उसके बाद बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, है ना। ये क्या है? भारत का जनसंख्या घनत्व है।
अगर आप बात करें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की है, तो वो बिहार की है दोस्त, 1102। और सबसे कम किसकी है, तो वो अरुणाचल प्रदेश की है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऐसा क्यों है, क्योंकि पहाड़ी एरिया ज्यादा है तो क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है, व्यक्ति कम हो जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे लिटरेसी रेट की, साक्षरता दर की। तो साक्षरता दर ओवरऑल कितनी है भारत की, तो वो है 74.04%, यानी कि 74.04%। इसमें अगर आप मेल की देखें तो मेल की 82.14 है और फीमेल्स की है 65.46%। ये क्या है, साक्षरता दर है। सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, केरल है 94%। और सबसे कम पढ़ा लिखा कौन है, बिहार है 61.8%। फिर अगर आप शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 68.84 जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण है और शहरी है 31.16, है ना। ये जनसंख्या क्या है, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या है। फिर बाल लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 2011 में 919 था और 2021 में 927 था, यानी कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ये क्या हो गया है, डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। उसके बाद अगर आप बात करें तो सबसे कम कहां पर है, हरियाणा में है और सबसे अधिक कहां पर है, मिजोरम में है। तो हरियाणा जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो और सेक्स रेशियो यानी कि जो बाल लिंगानुपात और लिंगानुपात है दोनों में सबसे कम है। अगर आप बात करें सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो वो यूपी है दोस्त, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या है, सिक्किम है। ठीक है, तो ये डेटा जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पूरे डेटा को जो 2 से 3 स्लाइड थी इसको आप बहुत ही शानदार तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर आपसे बुक्स पूछी गई हैं, बुक से 2 क्वेश्चन आया है, एक बंदी जीवन आया है और एक उनका बॉम्ब वाला आया है। ठीक है क्लियर, तो क्लियर। तो फिर यहाँ पर अगर आप बात करें बंदी जीवन किसके द्वारा लिखा गया था, तो बंदी जीवन की पुस्तक थी सचिंद्र नाथ सान्याल की, है ना। सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई थी। ये क्रांतिकारी थे और जो एचआरए था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसमें भगत सिंह लोग जुड़े हुए थे, इसके संस्थापक में से ये एक थे, है ना। ठीक है, उसके बाद कुछ और पुस्तकें हैं, जैसे हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। आनंद मठ किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। गुलामगिरी लिखी थी किसने, ज्योतिबा फूले ने। फिर उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम, इसको लिखा था मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। मदर इंडिया लिखी थी कैथरीन मेयो ने। सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और उसके बाद गीतांजलि के रचयिता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। बंदी जीवन एक बुक है, इसको शिव शर्मा ने लिखा है। ये क्या है, पुस्तक है, ठीक है। और सचिन नाथ सान्याल ने जो था लिखा था वो एक लेख था, ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। फिर उसके बाद अनहैप्पी इंडिया, उसको लिखा था लाला लाजपत राय ने। फिर उसके बाद व्हाई आई एम एन एथिस्ट, ये लिखा था भगत सिंह ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पाठ के लिए भारत का संविधान, इसको लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कामायनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। भारत भारती के रचयिता महादेवी वर्मा। सैंडर्स मर्डर के रचयिता है यशपाल। और भारत एक खोज, इसके रचयिता है जवाहरलाल नेहरू, या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्लों और क्षारकों के आयनिक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया, तो ये दोस्त दिया था अर्हेनियस ने। किसने दिया था, स्वेंते अर्हेनियस। तो अर्हेनियस आप यहाँ पर जानेंगे कब दिया था, 1884 में इन्होंने ये दिया था। अगर आप थोड़ी सी यहाँ पर चीजें देखें तो अम्ल जो है ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। जैसे आपने HCl सुना होगा, H2SO4 सुना होगा, तो ये सब क्या है, अम्ल होते हैं। तो ये हाइड्रोजन युक्त यौगिक हैं, ठीक। अगर इनको आप पानी में घोलेंगे तो H पॉजिटिव आयन और प्रोटॉन आपको मिलेगा। क्षार जब पानी में घोला जाता है तो OH नेगेटिव आयन जो है वो आपको मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ और सिद्धांतों की बात करें तो अम्ल क्षार आयनिक सिद्धांत दिया था आर्नेसियस ने। उसके बाद ब्रॉन्डेड लॉरी अम्ल क्षार सिद्धांत, इसको ब्रॉन्डेड और लॉरी ने ही दिया था। लुइस अम्ल क्षार सिद्धांत दिया था गिलबर्ट एंड लुइस ने। फिर आणविक कक्षीय सिद्धांत, इसको दिया था रॉबर्ट एस मुल्केन ने। फिर वॉलेंस या फिर वैलेंसी का जो सिद्धांत था उसको वर्नर हेटलर और फ्रिट्ज लंदन ने दिया था।
फिर क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक ने और हाइजेनबर्ग ने। फिर ऑक्टेट का जो नियम था इसको दिया था गिलबर्ट लुईस ने। फिर इलेक्ट्रॉन की संरचना इसको भी गिलबर्ट लुईस ने दिया था। आणविक गति का सिद्धांत दिया था बर्नौली ने। रासायनिक बॉन्डिंग का दिया था गिलबर्ट लुईस और हिटलर ने। गैसों का गतिज सिद्धांत जो दिया था उसको दिया था क्लार्क मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने। परमाणु पदार्थ की संरचना जो है इसका सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लेवाजियर ने। और ग्रहों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना का जो मॉडल दिया था वो दिया था नील्स बोर ने। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद एक पूछा गया था कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिका का राष्ट्रपिता माना जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है, तो जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का राष्ट्रपिता जो है वो माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो यूएसए था उसके पहले राष्ट्रपति थे। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, और अगर आप बात करें अमेरिका का जो संविधान है वो 17 सितंबर 1787 को अपनाया गया था और 4 मार्च 1789 को लागू किया गया था। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान जो है वो कहाँ का है? अमेरिका का है। उसके बाद द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब जो है ये बुक पूछी गई थी, ये किसकी रचना है? इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक है भगवती चरण वोहरा। और पीछे भी मैंने आपको कुछ बुक्स बताई थी, उनको आप जरूर से जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, फिर एक लेख भी इन्होंने लिखा था। ठीक है, और ये क्या थे? भगत सिंह के बहुत ही अच्छे मित्र थे और इनका जो निधन हुआ था वो एक बम का ही ये परीक्षण कर रहे थे और उसमें ब्लास्ट हो गया था, इसकी वजह से इनका निधन हो गया था। उसके बाद पूछा गया है कि किसे पर्वतीय स्थलों की राजकुमारी, देखिए पर्वतीय स्थलों की राजकुमारी और पर्वतों की रानी ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो जो कोडाई कनाल है, कोडाई कनाल को पर्वतीय स्थलों की राजकुमारी बोला जाता है। कहां पर है ये? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक और पश्चिमी घाट का ये हिस्सा है। कोडाई कनाल जो है ये समुद्र तल से 7200 फीट की ऊंचाई पर मदुरई के पास स्थित है। अगर आप बात करें तो मसूरी जो है, मसूरी को क्या बोला जाता है? पहाड़ों की रानी जो है वो बोला जाता है। ये कहां पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है। और जो गंगोत्री और यमुनोत्री तीर्थ स्थल हैं इनका प्रवेश द्वार भी किसको माना जाता है? मसूरी को माना जाता है। कुछ नाम है इनको यहाँ पर देखेंगे। मसूरी को क्या बोला जाता है? पहाड़ों की रानी या फिर पर्वतों की रानी। कश्मीर को बोला जाता है धरती का स्वर्ग। मुंबई को बोला जाता है सपनों की नगरी। जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगर। अमृतसर को बोला जाता है गोल्डन सिटी यानी कि स्वर्ण नगर। कोलकाता को बोला जाता है आनंद नगर। उसके बाद अगर आप बात करें जोधपुर ब्लू सिटी नीला शहर बोला जाता है। उदयपुर को बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स यानी कि झीलों का शहर। पुणे को बोला जाता है दक्कन की रानी। भोपाल को बोला जाता है झीलों का शहर। सूरत को बोला जाता है सिटी ऑफ डायमंड्स क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हीरे की जो रिफाइन करने वाली कंपनियां हैं वो यहाँ पर हैं। तो हीरों का शहर किसको बोला जाता है? सूरत को बोला जाता है। फिर अहमदाबाद है, इसको बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर। ये बहुत बार आपसे पेपर में पूछा गया है। नागपुर को बोला जाता है संतरों का शहर। वाराणसी को बोला जाता है मंदिरों की नगरी। हैदराबाद को बोला जाता है मोतियों का शहर। चंडीगढ़ को बोला जाता है सुंदरता का शहर। गुवाहाटी को बोला जाता है पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार। उसके बाद कोचीन को बोला जाता है अरब सागर की रानी। दिल्ली दिलवालों की, लखनऊ नवाबों का। तो ये हो जाता है आपके जो कुछ जगहें हैं और उनके नाम। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2020 का भी करंट अफेयर आपसे पूछा गया है ना? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2020 के करंट अफेयर से और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2023 के करंट अफेयर से। पॉलिटी से भी दो क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से भी दो क्वेश्चन थे, क्योंकि आप सबको पता है कि सारे क्वेश्चन मिलना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। फिर पैराजंबल जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश में। कंप्यूटर जो है वो पूछा जा रहा है और कंप्यूटर के क्वेश्चंस का लेवल जो है वो काफी हार्ड है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन आया था। और अगर आप पीवाईक्यू की बात करें तो पीवाईक्यू पढ़ने का जो फायदा होता है वो यही है कि पीवाईक्यू से 6 से 7 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस था।
और अगर और भी क्वेश्चंस जुगाड़ करके मिलते हैं, बात करके मिलते हैं, तो उसको भी आप लोगों के साथ मैं शेयर जरूर करूंगा। और उसके लिए जरूरी ये होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर आपके साथ शेयर की जाएंगी। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं अगले सेशन में। सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।